गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ओनली सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 और 5 मई 2022 के करंट अफेयर्स। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ AM15 पेट्रोल लॉन्च किया है? AM15 पेट्रोल किसने लॉन्च किया है जिसमें 15% क्या है, जिसमें 15% मेथनॉल मिला हुआ है? तो ये कौन सी कंपनी है? तो इसका नाम है आंसर नंबर बी। इसमें बनेगा आंसर नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने असम के तिनसुकिया में, कहां पर? असम के तिनसुकिया में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। इसमें पेट्रोल के साथ मेथनॉल का 15% में से, मेथनॉल कितना है? 15% है। डिगबोई रिफाइनरी के पास असम केमिकल पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा मेथनॉल का निर्माण किया जा रहा है। किसके साथ? मेथनॉल का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। मद्रास उच्च न्यायालय ने किस इकाई को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है? किस किस इकाई को जीवित प्राणी घोषित कर किया है, तो उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, प्रकृति माँ। क्या है इसका नाम? है प्रकृति माँ। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक जीवित व्यक्ति के सभी संबंधित अधिकारों, कर्तव्यों और देनदारियों के साथ प्रकृति की माँ, मदर ऑफ द नेचर को एक जीवित प्राणी घोषित करने के लिए, मदर ऑफ द नेचर को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र, पेरेंट्स पेट्रिएट जुरिडिक्शन का आह्वान किया है। यह आदेश अधिकारी की याचिका का जवाब देते हुए लिखा गया था, जिसमें कथित तौर पर वन भूमि के रूप में वर्गीकृत सरकारी भूमि के लिए भूमि लेख लैंड डीड देने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रकृति के अंधाधुंध विनाश से वनस्पतियों और जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वनस्पतियों और जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर ए। हाल ही में जवाहरलाल दर्डा की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्के की घोषणा की गई। यह किस राज्य में एक व्यापारी और मंत्री थे? ये किस राज्य के व्यापारी भी थे और मंत्री भी थे? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बनेगा इसका डी, महाराष्ट्र। आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, महाराष्ट्र। वित्त मंत्रालय द्वारा एक जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार जल्द ही जवाहरलाल नेहरू दर्डा को जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए वर्ग मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी करेगा। स्मारक सिक्का कितने का? 100 वर्ग मूल्य। 1923 में जन्मे यह एक पूर्व कांग्रेस नेता और समाचार पत्रों के लोकमत समूह के संस्थापक थे। उन्होंने कई कार्यालयों के लिए महाराष्ट्र में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 1997 उनका निधन हुआ था। वर्ष 1997 में उनका निधन हुआ था। तो इनका आंसर है आंसर नंबर डी। कौन सी संस्था रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जारी करती है? ये CRF रिपोर्ट कौन जारी करता है? रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, इनको कौन जारी करता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, RBI। कौन करता है? ये करती है RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021 और 2022 के लिए रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जारी की है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार मजबूत और सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता एक आवश्यक पूर्व शर्त है। कौन सी? मूल्य स्थिरता। कौन सी है इसमें? इसमें मूल्य स्थिरता एक शर्त है। इसमें सुधारों के लिए 7 सूत्रीय खाका भी तैयार किया गया है। इसमें क्या? किसमें? 7 सूत्रीय खाका भी प्रस्तावित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी से होने वाले नुकसान से उबरने के लिए 12 साल लग सकते हैं। कितने? 12 ईयर सकते हैं। कोविड-19 की जितनी भी इकोनॉमी खराब हुई है उसको रिकवर करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने साल लग सकते हैं? ये RBI द्वारा कहा गया है कि ये इसमें 12 साल लग सकते हैं।
कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ओपन मार्केट फॉर डिजिटल कॉमर्स पायलट चरण से जुड़ा है, पायलट चरण से जुड़ा है? तो इसका आंसर नंबर सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन सा है यह? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ओपन मार्केट फॉर डिजिटल कॉमर्स के पायलट चरण का शुभारंभ किया, पायलट चरण के शुभारंभ किया है। यह देश में डिजिटल कॉमर्स की पैठ बढ़ाने के लिए, डिजिटल कॉमर्स के लोकतंत्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्व स्तर पर अपनी तरह की पहली पहल है। किसने? ये पहली पहल है। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक खुले मंच को बढ़ावा देना। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से आदान प्रदान के खुले मंच को बढ़ावा देना है। किस संस्थान ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है? मैंडेट डॉक्यूमेंट किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर नंबर ए। किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के। किसने? ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के लिए मैंडेट डॉक्यूमेंट जारी किया है। कौन सा? ये मैंडेट डॉक्यूमेंट जारी किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 4 क्षेत्रों में एनसीएफ के विकास की सिफारिश की। स्कूली शिक्षा, बचपन की देखभाल, शिक्षा और वयस्क शिक्षा, एनसीएफ के विकास को राष्ट्रीय संचालन समिति नेशनल स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कर रहे हैं। कौन? जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कर रहे हैं। किस भारतीय बैंक ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर बी, आईसीआईसी बैंक। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इंडिया ने ये लॉन्च किया है। आईसीआईसी बैंक ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए इस डिजिटल सेवा का उपयोग अन्य बैंकों के ग्राहक कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? इसमें अन्य बैंकों के ग्राहक हैं, उसको भी ये सेवा देगी। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली नई सेवाओं में से एक इंस्टा ओडी प्लस के माध्यम से 25 लाख रुपए, कितना? ये 25 लाख रुपए तक की तत्काल और कागज रहित ओवरड्राफ्ट सुविधा को मंजूरी दी गई है। यह सुविधा किसी भी बैंक के ग्राहकों को तुरंत ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं, तुरंत ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसमें आंसर बनना है आंसर नंबर डी, महाराष्ट्र। कौन सा बनना है? ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने देसी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण लिए एक जीन बैंक परियोजना, क्या है ये? जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। इसे महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा लागू किया जाएगा और इसके अगले 5 वर्षों के लिए 172.39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसके लिए? 172.39 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह परियोजना जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। किसके लिए? करने के ध्यान केंद्र किसके लिए? खाद्य श्रृंखला पर जो प्रभाव आता है उसको कम करने के लिए ध्यान देगी। रायसीना डायलॉग से संबंधित इन पे जो कथन है इन पे विचार कीजिए। 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य इसके 7वें चरण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके आयोजन विदेश मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसमें कौन सा करेक्ट है? तो इसका बनेगा आंसर नंबर डी,
इसका बनेगा आंसर नंबर डी उपर्युक्त से, यानी कि तीनों ही आंसर करेक्ट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, 3 मई को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। इसका थीम क्या है? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। इसका उद्देश्य क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करना तथा इसकी स्वतंत्रता पर बाह्य तत्वों के हमले से बचाव करना एवं प्रेस की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए संवाददाताओं की यादों को सहेजना है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। कब? 1993 में। अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, 4 मई को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 मई को। हर साल 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। अग्निशामकों के बलिदान को पहचानने के लिए यह दिन मनाया जाता है। किसके लिए? अग्निशामक जो होते हैं उनको, उनके जो बलिदान है उनको याद करने के लिए। इसके अलावा यह दिवस यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता पैदा करता है कि पर्यावरण, समुदाय तथा संभव सुरक्षित है। अग्निशामक दिवस प्रतीक में लाल नीले रंग के रिबन होते हैं। कितने? लाल नीले रंग के रिबन होते हैं। रिबन में लाल रंग आग का प्रतीक है और नीला रंग पानी का प्रतीक है। लाल आग का और नीला पानी का प्रतीक है। विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का समर्थन करने के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? यानी कि वो कितने इसमें डॉलर हैं उनमें लगेंगे। तो इसका आंसर है, आंसर बनेगा बी, 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। भारत भर में लगभग 18 बिलियन सिविल सेवक कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 2/3 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण स्तरों पर कार्यरत हैं। बैंक के वित्त पोषण का लक्ष्य लगभग 40 लाख सिविल सेवकों की कार्यान्वयन और व्यवहारिक क्षमता को बढ़ाने के सरकार के उद्देश्यों का समर्थन करना है। तो इसका आंसर नंबर बी। अप्रैल 2022 में फ्रांस स्थित रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किएगा। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक कुल 180 देश शामिल किए गए थे। इसमें नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत 150वें स्थान पर है। तो इसमें से आंसर नंबर डी उपर्युक्त सभी। आंसर है आंसर नंबर डी उपर्युक्त सभी। गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किसके साथ किए हैं? तो इसका आंसर नंबर डी, तेलंगाना के साथ। किसके साथ ये किए हैं? तेलंगाना के साथ। गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिलाओं को पहुंचाने के उद्देश्य तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर गूगल ने 2019 में गाचीबोवली में अधिग्रहित 7.3 एकड़ की साइट अपने ग्राउंड अप विकास के डिजाइन का भी अनावरण किया। समझौता ज्ञापन के अनुसार गूगल युवाओं को गूगल कैरियर प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए तेलंगाना का सरकार के साथ सहयोग करेगा, ताकि उन्हें डिजिटल प्रतिभा की मांग के लिए नौकरी के लिए तैयार किया जाता, नौकरी के लिए तैयार किया जा सके। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसमें से किन्ने पदभार ग्रहण, पहले अनाउंसमेंट हुआ, अब उन्होंने पद ग्रहण कर लिया है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, सुमन बेरी। कौन है? ये है सुमन बेरी। जाने माने अर्थशास्त्री सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है।
उन्होंने राजीव कुमार से इस प्रमुख नीति निर्धारण संस्था का पदभार ग्रहण किया है। बेरी राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद एनसीएआई के महानिदेशक और रॉयल डच सेल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री रह चुके हैं। वे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, सांख्यिकी आयोग और मौद्रिक नीति संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के भी सदस्य रहे हैं। किस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? ये कौन है? तो ये है, इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, विनय मोहन क्वात्रा। इसका आंसर नंबर ए, विनय मोहन क्वात्रा। वरिष्ठ राजनयिक विनय मोहन क्वात्रा ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। किसके रूप में? विदेश सचिव के रूप में। उन्होंने यह दायित्व ऐसे समय में संभाला जब नई दिल्ली यूक्रेन युद्ध समेत अलग अलग भू राजनीतिक घटनाओं का सामना कर रही है। वर्ष 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी क्वात्रा ने हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लिया है। विदेश सचिव बनने से पहले क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत थे। कहां पर थे ये? नेपाल में भारत के राजदूत थे। किस राज्य के मियाकावाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? ये किसका किया गया है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, राजस्थान। किसका? ये आंसर नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। इसका नाम पहले मियाकावाड़ा था। बता दें कि इससे पहले वो 2018 में राज्य के बाड़मेर जिले में बालोतरा इलाके में इस गांव का नाम बदलकर मियाकावाड़ा से महेश नगर हुआ था। मियाकावाड़ा से महेश नगर हुआ था। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि स्टेशन के गांव का नाम 2018 में मियाकावाड़ा से बदलकर महेश नगर कर दिया गया था, लेकिन रेलवे स्टेशन अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ था, जो अब हो गया है। सेमी कॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, बेंगलोर। कहाँ पर आयोजित किया? ये हो रहा है बेंगलोर में। ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिकी टेक्नोलॉजीज ने एसबीआई के किस पूर्व चेयरमैन को सलाहकार नियुक्त किया है? जो पहले एसबीआई के चेयरमैन थे, अब इनको नियुक्त किया है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, दिनेश कुमार खर। कौन है? दिनेश कुमार खर। ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजी ने एसबीआई पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को सलाहकार नियुक्त किया है। यह वर्तमान में HSBC एशिया पैसिफिक L&T इन्फोटेक हीरो मोटर कॉर्प और भारत पे के बोर्ड में शामिल है। बतौर सलाहकार कुमार कंपनी की विकास रणनीति पर प्रबंधन के साथ जुड़ेंगे और वित्तीय सेवा क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। किसके लिए? ये वित्तीय सेवा क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो ये था आज मतलब 4 का और 5 तारीख का, ये 4 और 5 तारीख का ये वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके लिए, और मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। और ये एक दिन ये वीडियो डिले हुआ है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, आगे से लगभग मैं कल लगभग 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसके लिए थोड़ा 1-2 वीडियो और लेट होगा। उसके बाद जैसे पहले चलता था वैसे प्रकार ये काम हो, इसके लिए इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।